नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। और आइए खबरें आपको विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा, 67 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सुरक्षा बलों ने बारामूला के उरी में घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान, मुठभेड़ जारी। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका, स्थानीय लोगों में दहशत। फॉरेंसिक साइंस लैब, एनएसजी और दिल्ली पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, स्लीपर कोच बस ने टेम्पो को मारी टक्कर, 8 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, 35,000 से अधिक धावकों ने लिया भाग। पुरुष वर्ग में युगांडा के जोशुआ चिप्टेगी और महिला वर्ग में इथियोपिया की एल्मांडेस इयायू ने जीता खिताब। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वो 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और हरहुआ में शंकर नेत्रालय का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर कुल 6700 करोड़ की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें वाराणसी की 3200 करोड़ की 16 परियोजनाएं शामिल हैं। हवाई संपर्क सुविधा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री लगभग 2870 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार, एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण और समृद्ध कार्यों की आधारशिला रखेंगे। वे आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले, दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नए सिविल एन्क्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे, अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन करेंगे, जिनकी सम्मिलित लागत 220 करोड़ रुपए से अधिक है। इन हवाई अड्डों की यात्री आवागमन से जुड़ी संयुक्त क्षमता सालाना 2.3 करोड़ से अधिक यात्रियों की हो जाएगी। इन हवाई अड्डों के डिजाइन क्षेत्र की विरासत संरचनाओं से प्रभावित हैं और डिजाइन में उनका अनुकरण किया गया है। बनारस को जो उन्होंने एक कल्पना की थी कि बनारस के लोगों के जीवन में खुशहाली आए, बनारस के लोगों के जीवन में एक उमंग आए, बनारस के लोगों का एक जो रहन सहन का स्तर वो बढ़े, आप देखेंगे 10 वर्षों में उसमें गुणात्मक चेंज आया है। प्रधानमंत्री आरजे शंकर नेत्र चिकित्सालय का भी उद्घाटन करेंगे। अस्पताल में विभिन्न नेत्र रोगों के लिए व्यापक परामर्श और उपचार उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। It's a very happy occasion because he is going to inaugurate it in the divine presence of Kanchi Shankaracharya. He is coming all the way from Kanchipuram to participate in this program. प्रधानमंत्री अपने काशी दौरे में प्रो पुअर पर्यटन विकास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सामग्री देंगे। पंखा मिला है, सोलर लाइट मिला है, डस्टबिन मिला है, दुकान दिए हैं भैया, डस्टबिन दिए हैं, बल्ब दिए हैं, तो ये सब अच्छा करे है ना। खेलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के चरण 2 और 3 का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य एक अत्याधुनिक खेल परिसर का निर्माण करना है, जिसमें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, खिलाड़ियों के छात्रावास, खेल विज्ञान केंद्र, विभिन्न खेलों के अभ्यास के लिए मैदान, इंडोर शूटिंग रेंज, लड़ाकू खेल के मैदान आदि शामिल हैं। वे लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल स्टेडियम में 100 बिस्तरों वाले लड़कियों के और लड़कों के छात्रावासों तथा एक सार्वजनिक मंडप यानी पवेलियन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल के अंदर एनसीओई बन के तैयार हो गया बनारस जैसी जगह पे, तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है।
प्रधानमंत्री सारनाथ में बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्रों के लिए पर्यटन विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इन संवर्धनों में पैदल यात्रियों के अनुकूल सड़कों का निर्माण, नई सीवर लाइनें और उन्नत जल निकासी व्यवस्था, स्थानीय हस्तशिल्प विक्रेताओं को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तरीके से डिजाइन किए गए वेंडिंग कार्ट के साथ संगठित विक्रय खंड आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री बाणासुर मंदिर और गुरुधाम मंदिर में पर्यटन विकास कार्यों, पार्कों के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास आदि जैसी कई अन्य पहलों का भी उद्घाटन करेंगे। हरिकेश बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अगर देखा जाए ना सिर्फ 6,700 करोड़ रुपए से की तमाम जो परियोजना है जिनका उद्घाटन शिलान्यास, और उसी में जब हम बात करते हैं रीवा एयरपोर्ट की, तो आइए एक नज़र डालते हैं कि किस तरीके से जो रीवा एयरपोर्ट है इसका निर्माण हुआ है। आपको बता दें, इस एयरपोर्ट से प्रदेश के 65 लाख से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। रीवा की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। रीवा से मऊगंज, सीधी, सतना, महर ज़िले से सीधी ये जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं लगी हुई हैं उन लोगों को भी ज़ाहिर तौर पर फ़ायदा मिलेगा। एयर कनेक्टिविटी होने से विकास को रफ्तार मिलेगी। उड़ान योजना के तहत आपको बता दें, जो रीवा एयरपोर्ट है बनाया गया है और महज 1.5 साल में बनकर तैयार हो गया है। छोटे शहरों के बीच एयर कनेक्टिविटी बेहतर कैसे हो सकती है, इसके लिए लगातार काम हो और नतीजा हमारे सामने है। और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या फ़ायदा इस जो एयरपोर्ट है इसका मिलेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जो विकास है उसको गति मिलेगी, उस कड़ी में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, यानी जब हम अगर बात करते हैं उड़ान योजना की, इस योजना के तहत हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो कनेक्टिविटी है वो लगातार बेहतर हो रही है, उसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस बात पे जोर देते हैं कि जब तक कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाएगी तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती नहीं मिल पाएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत तभी होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और उसके साथ साथ जो विकास है वो तीव्र गति से हो सकता है। और ख़ासतौर से जब हम आपको बता रहे हैं कि रीवा एयरपोर्ट की जो स्थिति है इससे कैसे लाभ होगा, इसके साथ साथ रीवा की जब हम बात करते हैं कि इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे भी, और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी लोकप्रिय हैं, मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पर्यटन, अर्थव्यवस्था, ये तमाम ऐसे कारक हैं जिनके लिए सीधा लाभ जो है इस एयरपोर्ट के बाद अब मिलना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ मझोले व्यापारी जो हैं उनको भी लाभ मिलेगा। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा बलों ने बारामूला के उरी में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त अभियान घुसपैठ विरोधी अभियान चलाया है। नियंत्रण रेखा के पास सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और जिसके बाद चुनौती दी गई, और उसके परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां रोहिणी जिले के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाके की आज सूचना सामने आई। धमाके के तुरंत बाद धुएं का एक बड़ा गुबार उठता देखा गया, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। सुबह करीब 7:50 पर दमकल विभाग को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद 2 दमकल की गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। हालांकि अभी तक आग लगने या दीवार को किसी तरह का नुकसान पहुंचने का कोई जो सूचना है वो नहीं है। दमकल विभाग की टीम लगातार इलाके में तलाशी अभियान भी चला रही है, और साथ ही साथ एफएसएल की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद होकर जांच कर रही है, और वहीं पुलिस टीम भी लगातार घटनास्थल पर मौजूद है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले 288 सीटों में से 125 सीटों की अपनी मांग को घटाकर 105 से 110 कर दिया। साथ ही पार्टी अपने सहयोगी दलों शिवसेना, एनसीपी, एसपी और सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है। इसका उद्देश्य न केवल सपा को समायोजित करना था जो 4 सीटें मांग रही थी, बल्कि शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी सपा दोनों को सकारात्मक संकेत भेजना भी था। झारखंड में कांग्रेस ने पिछले हफ्तों में हुए परामर्श के दौरान 81 में से 33 सीटों की अपनी मांग को घटाकर 29 पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि 2019 में उसने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे।
और बात करते हैं राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है और ऐसे में जो AQI लेवल होता है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रोज़ाना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं यमुना नदी की भी अगर बात की जाए तो पानी से ज़्यादा जो झाग हैं जो कि रासायनिक और जहरीले हैं वो नज़र आने लगे हैं। प्रदूषण का आलम यह है कि लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और घुटन जैसी जो समस्याएं हैं वो लगातार महसूस हो रही हैं। दिल्ली NCR की अगर बात की जाए तो प्रदूषण के कारण यहाँ पर धुंध जो है वो नज़र आ रही है। सुबह के वक्त आपको बता दें कि आज आनंद विहार में AQI लेवल जो है 454 दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में AQI 341 दर्ज हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार 200 से ऊपर AQI खराब श्रेणी में माना जाता है। तो लगातार राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। जो पानी है यमुना का वो प्रदूषित हो रहा है, जो वायु है वो प्रदूषित हो रही है और ख़ासतौर से वायु प्रदूषण के लिए ये मान लिया जाता है कि किस तरीके से जो पड़ोसी राज्य हैं वो जिम्मेदार हैं। लेकिन यमुना नदी की अगर बात की जाए तो कई दिनों से ये जहरीले सफ़ेद झाग जो हैं वो यमुना में देखे जा रहे हैं। यमुना नदी का जायज़ा लिया हमारे संवाददाता निशांत राय ने। दिल्ली में ठंड की दस्तक आते ही दिल्ली पूरी तरीके से प्रदूषण से परेशान हो जाती है। हवा से लेकर पानी तक दिल्ली में प्रदूषित हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर आज की बात की जाए तो कई इलाकों में ये 400 से भी पार चला गया है और दिल्ली के लगभग 15 ऐसे इलाके हैं जिन्हें रेड जोन में रखा गया है। वहीं अगर पानी के प्रदूषण की बात करें तो आप मेरे पीछे यमुना नदी को देख सकते हैं किस तरीके से सफेद झाग नजर आ रहा है। पानी एकदम जहरीला हो चुका है और राजधानी वासी प्रदूषण से बेहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल सरकार जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करती है, चाहे वायु प्रदूषण की बात करें चाहे जल प्रदूषण की बात करें, इसका कोई ठोस इलाज नहीं मिल रहा है। और हर साल की तरह इस साल भी केजरीवाल सरकार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो जरूर कर रही है, लेकिन सवाल यह उठता है जो दिल्ली को साफ करने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, आखिर उनकी हकीकत क्या है। कैमरा पर्सन सौरभ बक्सी के साथ निशांत राय, DD न्यूज, दिल्ली। तो लगातार उन्हीं दावों और वादों की जो पोल है वो खुलती नजर आ रही है और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को माना जाता है। सख्त आदेश के बावजूद पंजाब की अगर बात की जाए तो किसान यहाँ पराली जला रहे हैं। पंजाब के किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही और ना ही राज्य सरकार उन्हें पराली हटाने की कोई तकनीक बता रही है, जिस वजह से वो लगातार पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੈਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਗੱਠਾ ਬੰਨਣ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਜੇ। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां अल्मोड़ा से देहरादून के लिए शुरू की गई हेली सेवा सुचारू रूप से चल रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उड़ान योजना के तहत हर जिले को हवाई सेवा से जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा से देहरादून हेली सेवा शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 अक्टूबर को अल्मोड़ा से देहरादून के लिए हेली सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया था। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली इस सेवा का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या फिलहाल कम है। हालांकि जो लोग अब तक इस सेवा का लाभ ले चुके हैं वो इसकी सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर सेवा सुविधाजनक होने के साथ साथ समय की बचत भी कर रही है। अभी यहाँ पे अल्मोड़ा से देहरादून और देहरादून से अल्मोड़ा की सर्विस शुरू हुई है, जिसमें 4,990 रुपये का किराया तय किया गया है। और यात्री यहाँ पे ये टाटिक हेलीपैड है, यहाँ पे अल्मोड़ा से सिटी से यहाँ पे आ सकते हैं। और यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपने बैगेज में कोई भी धारदार सामान न लाएं। यहाँ पे हेली सेवा जो अभी स्टार्ट हुई है कुछ समय से, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, समय की काफ़ी बचत हो रही है। और यहाँ पे हमारे गांव वालों को भी काफ़ी इसका सौभाग्य मिला है कि यहाँ पे हेली सेवा स्टार्ट हुई है हमारी। हेलीपैड सेवा शुरू हो गई है तो इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और खुशी का माहौल है ग्रामवासियों में कि हेलीपैड सेवा यहाँ से चालू हो गई है करके। पवन हंस की सेवा सरकार ने उपलब्ध कराई है, उससे मैं यात्रा करके आया हूँ। ये काफ़ी अच्छी सुविधा है
इसको पहाड़ों में हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। उड़ान स्कीम में यहाँ से हेलीपैड की सेवा स्टार्ट हुई है हेलीकॉप्टर की, और डेफिनेटली ये बड़ी मतलब उड़ान स्कीम में बड़ा फ़ायदेमंद रहा है अल्मोड़ा के लोगों के लिए, स्पेशली हमारे से लोगों के लिए जिनका अमूमन देहरादून आना जाना रहता है। जो पहले हमें अल्मोड़ा से देहरादून जाने में तकरीबन गाड़ी के माध्यम से या बस के या ट्रेन से हमें 8 घंटे से 10 घंटे लगते थे, वो 1 घंटे में हम देहरादून पहुँच जा रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन सुविधा है और अफोर्डेबिलिटी भी है। तो उड़ान योजना के तहत लगातार जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसराइल के, जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निवास पर हमले के बाद इसराइल ने बेरूत और गाजा पर बम बरसाए। इसराइल ने बेरूत के दक्षिण शहरों दहिया पर कम से कम 10 हवाई हमले किए, जो हिजबुल्लाह के प्रमुख दफ्तरों का गढ़ है। हमले के बाद नागरिकों को वहां से निकलने की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को खुली चुनौती दी थी और कहा था कि मेरी हत्या का प्रयास हिजबुल्लाह की बड़ी गलती साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमला उन्हें युद्ध जारी रखने से नहीं रोक पाएगा और जो कोई भी इजरायलियों को नुकसान पहुंचाएगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 73 साल के पूर्व रक्षा मंत्री सुबियांतो ने सांसद और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान पर शपथ ली। इसके बाद हजारों समर्थकों ने सड़कों पर खुशी मनाई। जकार्ता में आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों समेत 40 से अधिक देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। शपथ समारोह में भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। राजधानी दिल्ली में आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। CDS जनरल अनिल चौहान, भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और अन्य अधिकारियों ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लंबी दूरी के महान धावक युगांडा के जोशुआ चिप्टेगी ने वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के पुरुष वर्ग में जीत दर्ज की। इस दौड़ के महिला वर्ग में इथियोपिया की एलमांडिस इयायू ने खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में मौजूदा विश्व चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन चिप्टेगी ने 59.46 सेकंड का समय लेकर दौड़ जीत ली। इयायू ने 1 घंटे 8 मिनट और 17 सेकंड का समय लेकर शीर्ष महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन में 35,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में आयोजित हुई हाफ मैराथन में खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने भी मैराथन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से फिट इंडिया का संदेश देश विदेश तक जाता है। दुनिया भर के लोग आए, दौड़े, क्या मैसेज है और ये एक जो सरकार का फिट इंडिया मुहिम है उसको ये किस तरीके से बल देता है?
नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये मैराथन बहुत यूज़फुल है और मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा मैसेज हम दे सकते हैं कि फ़िट इंडिया हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने भी कई सालों से फ़िट इंडिया का उन्होंने हमारे पूरे देश के लोगों को बोला है कि हमें फ़िट रहना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ एक नेसेसरी पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का। और उसके लिए ऐसे मैराथन के माध्यम से हम एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को हम दे रहे हैं कि इंडिया फ़िट इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। पूरे दुनिया के हर एक कोने में हम स्पोर्ट्स को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन एथलीट्स तो फिट है ही, लेकिन जो हम ऑर्डिनरी लोग हैं उनको भी फिट रहना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का। और ऐसे कई प्रोग्राम हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था इस मैराथन को, मुझे भी अच्छा लगा कि इस पूरे दुनिया भर से लोग इस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे देश के कई लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये मैराथन में हर अपने अपने ग्रुप के माध्यम से एक मैसेज सोसाइटी को देने की कोशिश इस मैराथन के माध्यम से हो रही है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार आज शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होगा। 18 दिनों के रोमांचक क्रिकेट एक्शन के बाद महिला T20 विश्व कप 2024 के ग्रैंड फिनाले की मेज़बानी के लिए मंच तैयार है। जो भी जीतेगा वह टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार ट्रॉफी अपने हाथ में लेगा। इस लिहाज से यह जीत जीतने वाले के लिए वास्तव में यादगार होने वाली है। सोफी डिवाइन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम आत्मविश्वास से लबरेज है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वुलवाइट एंड कंपनी भी फाइनल के लिए उसके अपने हौसले बुलंद हैं। और बात की जाए कश्मीर की, तो कश्मीर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का गवाह बना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन में विभिन्न देशों के हजारों एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। और बात आज के दिन की, महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखा है। हापुड़ के बाज़ारों की अगर बात की जाए तो यहाँ देश के अलग हिस्सों के जैसी करवा चौथ की जो रौनक है वो देखी गई। बाज़ार में सोने चांदी, कॉस्मेटिक, चूड़ी, कपड़ों की दुकान पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। देश के कई हिस्सों में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। यूं तो ये व्रत महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, लेकिन राजस्थान के बीकानेर में महिलाओं ने व्रत पूजन के साथ ही पर्यावरण की रक्षा का भी संदेश दिया। यहाँ महिलाओं ने शमी के पेड़ की पूजा की। खेजड़ी बचाने के लिए ये करवा चौथ का त्यौहार मनाया है कि किसी भी तरीके से हमारी खेजड़ी को बचाया जाए, इसलिए ये त्यौहार मनाया। करवा चौथ का खेजड़ी पर्यावरण के लिए इसीलिए मनाया और खेजड़ी की पूजा करके मनाया। करवा चौथ का त्यौहार मना रहे खेजड़ी के वृक्ष के आगे, और करवा चौथ का व्रत जो है सुहाग की लंबी उम्र के लिए मनाते हैं, और खेजड़ी की रक्षा के लिए भी हमने प्रण ले रखा है। और 300 साल पहले राजा जोधपुर नरेश ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी कटाने के लिए आदेश दिए थे। उसमें 363 आदमियों ने और औरतों ने अपनी जान भी गंवाई थी। जोधपुर की अगर बात की जाए तो करवा चौथ से पहले बाज़ारों में यहाँ काफ़ी चहल पहल नजर आई। महिलाओं ने मेहंदी लगाई और 16 श्रृंगार के सामान भी खरीदा। सुबह सरगी खाकर करवा चौथ का व्रत शुरू किया गया। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रहेंगी और शाम को करवा माता की पूजा कर चंद्र दर्शन के बाद अपना व्रत खोलेंगी। की आयु तो लंबी होती है, इस वजह से बनाते हैं। और हमारे पुराने मतलब हमारे सास वगैरह थी, उन्होंने हमें यही सिखाया कि इससे पति की आयु बढ़ती है और प्यार बना रहता है आपस में पति पत्नी का। सुबह 4 बजे से सरगी की जाती है, जिसमें आप फल फ्रूट का कोई तो मतलब अनाज वगैरह भी लेते हैं, लेकिन हम तो फल फ्रूट से ही करते हैं। फिर शाम को चांद को अर्घ देने के बाद ही है ना व्रत खोला जाता है। पति जब पानी पिलाते हैं कुछ मीठा, उसके बाद व्रत खोला जाता है। महिलाएं अपनी सासू माँ को शक्कर वगैरह पानी या खुद डाल के देती है, और पानी से इसमें पानी डालकर चंद्रमा को अर्घ देती है। ये अपना व्रत करती है। और अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। जी हाँ, राम की नगरी अयोध्या 30 अक्टूबर को होने वाले 8वें दीपोत्सव के लिए तैयार होने लगी है। शासन प्रशासन की ओर से दीपोत्सव को भव्य बनाने की कवायद लगातार चल रही है।
दीपोत्सव के नोडल ऑफिसर डॉक्टर एस मिश्रा ने बताया कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है। हमारा प्रयास है कि इसे भव्य रूप दिया जा सके। उन्होंने बताया कि इस बार दीपोत्सव के लिए 25 लाख दीपकों का लक्ष्य रखा गया है। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात अयोध्या नगरी में ये पहला दीपोत्सव होगा। इस वर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य है। अभी तक 55 घाटों का चयन और उनकी मैपिंग की जा चुकी है और वर्तमान में उन घाटों के लिए मार्किंग का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें 16x16 के हमारे दिए सजाए जाएंगे और लगभग 2 से 2.5 फीट की जो जगह स्पेस बनेगी उसमें हम अपना मूवमेंट करेंगे। और बात की जाए अगर बेंगलुरु टेस्ट की, तो आपको बता दें न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने 107 रन के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर हासिल किया। दूसरी पारी में जीत के लिए विल यंग ने नाबाद 44 रन और रचिन रविंद्र ने नाबाद 39 रन बनाए। इस तरह न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।